अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ट्रांसफ़र और रेजिस्टेंस, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो इनपुट पे और इनपुट के हिसाब से आउटपुट की रेजिस्टेंस जो है वो इनपुट पे लो होगी, आउटपुट पे हाई होगी, या आउटपुट पे लो होगी, आउटपुट पे हाई होगी और इनपुट पे हाई लो होगी। ठीक है, तो ये इस तरह का चेंज आता है इसमें ट्रांजिस्टर में कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफ़र होती है। या आप इसको कह लें इस तरह के, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका करंट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेंज है, अगर इनपुट पे रेजिस्टेंस कम है और आउटपुट पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसका करंट इनपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के आगे नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें देखें, ट्रांजिस्टर के मेन दो टाइप्स हैं, एक है बीजेटी और दूसरा है एफईटी। बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफईटी स्टैंड फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये इसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है कि कितने ट्रांजिस्टर्स की कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी हमने पढ़नी है और कहाँ तक हमने पढ़ना है इस टॉपिक को। क्योंकि अब आगे जो हमने पढ़ना है ये इसी बीजेटी को ही लेके चलना है। ट्रांजिस्टर भी हम इसको कह सकते हैं, उसको बीजेटी भी कह सकते हैं। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या सिंपल ट्रांजिस्टर की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम बीजेटी की ही बात करें, एफईटी की नहीं। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे बीजेटी से, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसकी मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आप इससे रिलेटेड मटेरियल भी सर्च कर सकते हैं कि बीजेटी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रही इस पॉइंट पे तो आप इस वेबसाइट को जाके सर्च करें। इस वेबसाइट पे तो आपको इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर, बाई मीन्स टू और पोलर्स पोल, इसके दो पोल होते हैं। मीन्स कि इसमें जो करंट कैरियर्स हैं वो होल्स भी हैं और करंट कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, हमने करंट की दो टाइप्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट। ठीक है, एक्चुअली करंट होता तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, होल्स की वजह से नहीं होता। लेकिन होल करंट जो हमने पहले आपको मेरे ख्याल में फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो होगा आपका कौन से लेवल पे होता है, कंडक्शन लेवल पे होता है, और जो होल करंट है वो आपका वेलेंस लेवल पे अक्कर होता है। होल करंट जो होता है वो होल्स की वजह से होता है कि होल्स जनरेट हो जाते हैं और उन होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही करंट हो रहा है, लेकिन होल्स जो हैं वो एक उसके दरमियान में पाथ क्रिएट कर रहे हैं कि वो पाथ उनको इलेक्ट्रॉन्स को वो पाथ नजर आ रहा है कि यहाँ जगह खाली है कि इस होल को जाके फिल कर ले, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो तो है ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके दो पोल्स हैं। दो पोल मीन्स कि दोनों ही करंट कैरियर्स की वजह से इसमें करंट पैदा होता है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी इज अ थ्री टर्मिनल कंपोनेंट। अब ये जो है जैसे हमने डायोड की बात की थी, डायोड जो था वो हमारा टू टर्मिनल कंपोनेंट था जिसमें एक एनोड था एक कैथोड था, एक उसकी पॉजिटिव साइड थी एक इसकी नेगेटिव साइड थी। अब ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर जो है ये थ्री टर्मिनल कंपोनेंट है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, इसके यहाँ पे देखें ये मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बनाई हुई है और सिस्टमेटिक सिंबल भी बनाया हुआ है। तो ये यहाँ देखें कि ये इसका इसके तीन टर्मिनल्स हैं, ये एक टर्मिनल ये है, एक दूसरा टर्मिनल ये है और तीसरा टर्मिनल ये है। ठीक है, वहाँ पे इसको जो हमने जब हमने डायोड की बात की थी तो डायोड में हमने उसके दो टर्मिनल्स को, एक को एनोड का नाम दिया था और एक को कैथोड का नाम दिया था। अब इन टर्मिनल्स के नाम क्या है, ये इसका इमिटर टर्मिनल है, ये इसका बेस टर्मिनल है और ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, इमिटर, बेस और कलेक्टर। जब हमने डायोड की बात की थी तो डायोड को हमने जब हमने उसकी उसको कंस्ट्रक्ट किया तो हमने कहा कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से तो हम इसको नहीं बना सकते, हम इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे। इम्प्योरिटीज़ एन और पी टाइप इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी, उस एन और पी को मिला के हमने डायोड जो हमने कहा कि टू लेयर डिवाइस हमने जनरेट कर ली थी। वो टू लेयर्स कौन कौन सी थी, एक एन लेयर थी और एक पी लेयर थी। जब बीजेटी की हम बात करते हैं तो बीजेटी हमने कहा कि ये थ्री टर्मिनल और थ्री लेयर डिवाइस है। थ्री टर्मिनल थ्री लेयर, तीन लेयर इसकी कौन कौन सी हैं, ये इसकी एन लेयर है, ये इसकी पी लेयर है और ये इसकी फिर एन लेयर है। इसमें दो एन लेयर्स और एक पी लेयर या दो पी लेयर्स और एक एन लेयर होगी। ठीक है, ये दोनों ही बीजेटीज की टाइप है। ये भी आपका जो है ये एन पी एन है
और ये आपका PNP है, ठीक है। जब हमने डायोड, ये यहाँ मैं आपको डायोड के साथ इसको कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीजेटी जो है एक्चुअली ये दो डायोड्स को मिलके बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप इसको देखें, इस बीजेटी को देखें, इसमें देखें कि ये एक पी लेयर है और ये एक एन लेयर है। अगर नीचे वाले पी को आप ना देखें तो ऊपर वाला पी और एन जो है वो मिलके एक डायोड बना रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जब नीचे वाली साइड पे आप देखेंगे तो ये पी और ये एन मिलके दूसरा डायोड बना रहे हैं। तो दो डायोड मिलके एक बीजेटी बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार डायोड के साथ इसको कंपेयर करके बता रही हूँ कि डायोड में क्या हो रहा है और बीजेटी में क्या हो रहा है, डायोड में कितनी लेयर्स हैं और बीजेटी में कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। जब हमने डायोड की बात की तो हमने कहा कि एक पी और एक एन लेयर है और बीजेटी में दो पी और एक एन या दो एन और एक पी लेयर्स होंगी। इसमें दो लेयर सेम होंगी और तीसरी जो थर्ड लेयर जो उसकी इंटरमीडिएट लेयर होगी वो डिफरेंट होगी। जो उसकी कॉर्नर वाली दोनों लेयर्स होगी वो दोनों सेम होगी, ठीक है। ये इसका मीटर टर्मिनल है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड एरिया होता है, उसमें डोपिंग ज़्यादा हुई होती है। कलेक्टर जो होता है वो दरमियाना से एरिया होता है, उसमें डोपिंग बहुत कम भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो बेस है, जो दरमियान वाला इसका पोर्शन है, जो लेयर है, वो बिल्कुल लाइटली डोप्ड एरिया होता है इसका, जिसको हम बेस का नाम देते हैं। बेस हमेशा लाइटली डोप्ड होगी, चाहे वो NPN हम लें चाहे हम PNP ट्रांजिस्टर लें। कोई भी ट्रांजिस्टर आप लेंगे दोनों में बेस जो होगा वो लाइटली डोप्ड होगा, वो P से लाइट डोप होगा या N से लाइट डोप होगा, बिल्कुल लाइटली डोप एरिया होगा, ठीक है। इमिटर हाईली डोप्ड एरिया है, चाहे वो P से डोप्ड है चाहे वो N से डोप्ड है, लेकिन वो हाईली डोप्ड एरिया है। और जो कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड है। और जब हम इमिटर की बात करते हैं, वो बेस की बात करते हैं, तो बेस लाइटली डोप्ड एरिया होता है। जब हमने डायोड को देखा, डायोड में कहा कि हमने कहा कि दो लेयर्स हैं, एक एन है और एक पी लेयर, उन दोनों के दरमियान जो जंक्शन बन रहा था उसको हमने PN जंक्शन का नाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, ये एक जंक्शन बन रहा है P और N के दरमियान और एक जंक्शन यहाँ बन रहा है P और N के दरमियान। अब दोनों को PN जंक्शन का नाम तो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों हम क्या कहेंगे कि ये PN जंक्शन 1 है और ये PN जंक्शन 2 है। जब यहाँ हम आएंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे, PN जंक्शन 3 और PN जंक्शन 4? नहीं, ये हमारे पास जो है क्योंकि ये बेस और कलेक्टर के दरमियान का एरिया है, दरमियान में जंक्शन बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन। यहाँ पे ये बेस और इमिटर के दरमियान जंक्शन बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे बेस इमिटर जंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये भी आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है और यहाँ पे ये वाला जो जंक्शन है ये आपका बेस इमिटर जंक्शन है। चाहे आप NPN ले लें चाहे आप PNP ले लें, कोई भी ले लें, आपका सेंटर में बेस है, यहाँ पे साइड पे एक साइड पे आपका कलेक्टर है और एक साइड पे आपका इमिटर है। और दोनों में ही NPN हो PNP हो, ये आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है और ये आपका बेस इमिटर जंक्शन है। इन दोनों के सिंबल में थोड़ा सा फर्क है, PNP और NPN के सिंबल में फर्क है। जब हम NPN की बात करेंगे तो NPN में जो हमने सिंबल ड्रॉ किया, यहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से ये एक एरो के साथ हमने इमिटर को ड्रॉ किया है। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है। यहाँ एरो की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रहा है। जब हम PNP की बात करते हैं तो PNP में इमिटर टर्मिनल पे जो एरो बना हुआ है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है दोनों में। एरो डायरेक्शन क्या शो करता है, इसी तरीके का एरो डायोड के सिंबल में भी बना हुआ था। अगर आप गौर करें उस सिंबल को तो वहां भी एक एरो रिप्रेजेंट हो रहा था, जो ये शो कर रहा था कि ये करंट की डायरेक्शन है, कि इस डायरेक्शन में करंट आपका मूव कर रहा है। यहाँ भी ये करंट की डायरेक्शन है, इमिटर पे करंट इमिट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इमिटर पे है करंट जो है वो एंटर हो रहा है, ठीक है। ये टोटल करंट है जो इस पूरे डिवाइस कह ले, इस पूरे कंपोनेंट में यहाँ पे कलेक्ट होता है, यहाँ पे जमा होता है, इस इमिटर उसको इमिट कर रहा होता है, यहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। जितना करंट बेस पे आ रहा है और जितना करंट कलेक्टर से आ रहा है वो दोनों ऐड करेंगे तो इमिटर का करंट बनेगा। इमिटर करंट सबसे ज़्यादा होता है, हाईली करंट जो होता है इस NPN में या PNP में वो इमिटर का करंट होता है। इमिटर का करंट सबसे ज़्यादा होगा, जितना इमिटर का करंट होता है तकरीबन उतना ही कलेक्टर का करंट होगा, ठीक है। लेकिन बेस करंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 उसको कंसीडर करते हैं, तकरीबन 0 के बराबर या माइक्रोज या नैनोज में इसकी वैल्यू होती है। कलेक्टर करंट और इमिटर करंट जो होते हैं ये मिलियन पेयर्स में होते हैं और बेस करंट जो होता है वो आपका माइक्रोज या नैनोज में होता है, ठीक है। ये आगे चल के डिटेल में भी हम पढ़ते हैं, ये जस्ट मैं आपको बेसिक थोड़ी सी इसकी बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये इमिटर की बात, इस PNP की बात करते हैं तो इसमें भी इसी तरीके से कि कलेक्टर और इमिटर का करंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है
और बेस करंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जितना आपका कलेक्टर और बेस का करंट उन दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना आपका इमिटर का करंट होगा, यानी इन दोनों करंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल करंट जो है वो इमिटर करंट के बराबर होगा। यहाँ इसकी थ्योरी मैंने थोड़ी सी लिखी है, उसको पढ़ते हैं कि बीजेटी इज अ 3 टर्मिनल कंपोनेंट। 3 टर्मिनल्स आर कॉल्ड द इमिटर, कलेक्टर एंड द बेस। The emitters and the collector terminals are made of the same type of semiconductor material, either p type और n type, ठीक है। जो इमिटर और कलेक्टर हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि इमिटर और कलेक्टर दोनों सेम टाइप के मटेरियल से डोप हुए होंगे। वो दोनों n से भी डोप हो सकते हैं, वो दोनों p से भी डोप हो सकते हैं, और बेस जो होगा वो उसका रिवर्स होगा। अगर दोनों कलेक्टर और इमिटर n से डोप्ड है तो बेस जो है वो आपका p से डोप्ड होगा, और अगर कलेक्टर और इमिटर p से डोप्ड है तो बेस जो होगा वो आपका कलेक्टर और इमिटर अगर आपके p से डोप्ड है तो बेस आपका n से डोप्ड होगा, तो उसको आप pnp ट्रांजिस्टर कहेंगे, और इस वाले को आप npn ट्रांजिस्टर कहेंगे, ठीक है। While the base is made of the other type material, basic structure and the systematic symbols of the NPN and the PNP BJTs are here। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके सिस्टमेटिक सिंबल है कि आपके पास बीजेटी जो है उसकी शक्ल कैसी होगी, जब आप सर्किट में यूज़ करेंगे तो उसको किस तरीके से क्या सिंबल उसका यूज़ करेंगे, तो ये इसका सिंबल है और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये आगे इसको सर्किट में हमने यूज़ किया है बीजेटी को, इसको हमने अरेंज किया है सर्किट में कि किस तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है सर्किट में। बायसिंग अरेंजमेंट फॉर बोथ एनपीएन एंड द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, और ये आपका एमिटर टर्मिनल है। जिस टर्मिनल के ऊपर एरो होगा वो आपका एमिटर टर्मिनल होगा, चाहे वो एरो इनवर्ड है चाहे वो एरो आउटवर्ड है, वो आपका एमिटर टर्मिनल होगा, ठीक है। डायोड को जब हमने यूज़ किया था तो हमने उसकी बायसिंग के 2 मेथड्स पढ़े थे। हमने कहा था कि इसको हम फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ कर सकते हैं और रिवर्स बायस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस की हमने 2 कंडीशंस जो थी वो हमने डिफाइन की थी कि जब भी हम डायोड को, अब यहाँ देखें ये जो आपका है ये बेस और इमिटर, ये आपका एक डायोड बन रहा है, और ये बेस और कलेक्टर ये आपका दूसरा डायोड बन रहा है, 2 डायोड्स बन रहे हैं। तो जाहिर है इस सर्किट में हमें 2 वोल्टेज लगानी पड़ेगी। जब भी हमने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाना है, ट्रांजिस्टर को वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो हम इसकी बायसिंग किस तरीके से करेंगे, अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि बायसिंग हमने जो करनी है, इसको हमने जो वोल्टेज प्रोवाइड करना है वो किस तरीके से करना है। पहली बात कि 2 डायोड लगे हुए हैं, दोनों को हमने देखना है कि इसको हमने फॉरवर्ड बायस करवाना है या रिवर्स बायस करवाना है, तो उस हिसाब से हमने इसकी वोल्टेज इसको लगाना है। जब हमने डायोड को, सिंपल डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था तो हमने उसकी 2 कंडीशंस बताई थी। हमने कहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि जो बायसिंग वोल्टेज है वो हमेशा डायोड के वेरिएंट पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, यानी जो आप इनपुट उसको दे रहे हैं वो हमेशा 0.7 वोल्ट से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगेगा, तब ही डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी रूल को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हमने बीजेटीज को एक्टिव कंडीशन में लगाना है तो हमने इसके जो जंक्शंस हैं उनको किस मोड में लगाना है, फॉरवर्ड बायस में लगाना है या रिवर्स बायस में लगाना है, या कौन सा फॉरवर्ड बायस में लगाना है या कौन सा रिवर्स बायस में लगाना है। एनपीएन की जब हम बात करते हैं और बेस इमिटर जंक्शन की बात करते हैं, एनपीएन में बेस इमिटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। ये आपका बेस है, ये आपका मीटर है, यानी डायोड इस ट्रांजिस्टर की ये वाली साइड जो है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगेगी, और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में लगेगा। फॉरवर्ड बायस में लगाना है तो बेस जो है ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसका मतलब है आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है, उसी से ही आपको आइडिया होना है कि आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये जो सर्किट है इसमें ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस सर्किट में आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये एनपीएन है, ये एन है टर्मिनल, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, ये पी टर्मिनल है, यहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा है, ये आपका फिर एन टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। बेस जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रही है और इमिटर आपका नेगेटिव टर्मिनल शो कर रहा है। जब हम बेस इमिटर जंक्शन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ थ्रू रेजिस्टेंस जो है वो अटैच हुआ है, और इस डायोड का या इस ट्रांजिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल या इमिटर टर्मिनल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है थ्रू ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड टर्मिनल जो है वो सबके सेम है। ये वाला ग्राउंड, ये बैटरी के साथ जो लगा हुआ ग्राउंड और ये ग्राउंड, ये सब सेम ग्राउंड है, ठीक है।
तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इमिटर के साथ अटैच कर दिया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपका बेस के साथ अटैच हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बेस इमिटर जंक्शन जो है ये आपका फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाएंगे, तभी जाके हमारा जो वो डायोड कैरियर, तभी जाके हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव कंडीशन में होगा। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये हाईली डोप्ड है किससे, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिवर्स बायस में लगाना है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ग्राउंड आपके इसके साथ अटैच हो गया, बेस के साथ अटैच हो गया, पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। तो इसका मतलब है कि बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो आपका रिवर्स बायस में लग गया और बेस इमिटर जंक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस में लग गया। इसी तरीके से हम इस पीएनपी को भी पीएनपी के भी बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन हमने यही रखनी है, चाहे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हो चाहे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हो, दोनों ट्रांजिस्टर्स में हमने जब बैटरी इसके साथ अटैच करनी है या इसको हमने बायसिंग देनी है तो हमने क्या देखना है कि बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में हो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पी टर्मिनल है जिसके ऊपर होल्स की तादाद ज़्यादा है, ये एन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में लग गया। इसी तरीके से आपने बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में लगाना है। ये कलेक्टर टर्मिनल जहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है, उसको रिवर्स में अटैच किया है क्योंकि हमने बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करवानी थी, ठीक है। और इसका ये बेस का जो पॉजिटिव बेस का जो नेगेटिव टर्मिनल है, बेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया। ये हमने इसकी बायसिंग अरेंजमेंट कर दी है एनपीएन की और पीएनपी की। अब हम बाद में इसके एनालिसिस करेंगे, अभी जस्ट हम उसको अरेंज कर रहे हैं कि सर्किट में हमने जब ट्रांजिस्टर को लगाना है तो उसको उसकी क्या अरेंजमेंट करनी है। जाहिर है इसमें दो जंक्शंस बनने हैं तो उन दोनों जंक्शंस को किस हिसाब से लगाना है, बायसिंग को उसकी बायसिंग किस तरीके से करनी है, फॉरवर्ड बायसिंग में लगाना है या रिवर्स बायसिंग में लगाना है। तो हमने क्या करना है, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगा देना है और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में लगा देना है। चाहे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं चाहे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, इन बोथ केसेस बेस इमिटर जंक्शन, बोथ केसेस कौन से केसेस, एनपीएन और पीएनपी दोनों केसेस में बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, ठीक है। ओके जी, फॉरवर्ड बायस बेस टू इमिटर नैरोज द बेस इमिटर डिप्लेशन रीजन। हमने फॉरवर्ड बायस की कंडीशन डायोड जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो वो डिप्लेशन रीजन को नैरो कर देगा और जब भी रिवर्स बायस में होगा तो वो डिप्लेशन रीजन को वाइडर कर देगा। डिप्लेशन रीजन नैरो होगा तो इसका मतलब है कि उसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा पास होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्रॉस कर रहे होंगे उस रीजन को, तो इस वजह से उसमें से मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। जब डिप्लेशन रीजन वाइडर हो जाएगा, वाइडर का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम पास होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में गुजरेंगे तो उसमें से करंट जो है वो बहुत माइनर से गुजरेगा और वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर गुजरेगा और उसमें से करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि ये इंसुलेटर बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, फॉरवर्ड बायस बेस टू इमिटर नैरोज द बेस इमिटर डिप्लेशन रीजन एंड रिवर्स बायस बेस टू कलेक्टर वाइडर द बेस कलेक्टर डिप्लेशन रीजन, ठीक है। इमिटर इज हाईली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब ट्रांजिस्टर करंट्स की जो बात है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। हमने केसीएल पढ़ा था, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, जो ये बताता है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द नोड या जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपका ये करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, कलेक्टर करंट, ये आपका बेस करंट है और ये आपका इमिटर करंट है। यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन मैंने शो कर दी है कि ये सिंबल पे भी और उसके स्ट्रक्चर पे भी, ये बेस करंट एंटर हो रहा है, कलेक्टर करंट भी एंटर हो रहा है और इमिटर करंट आपका लीव कर रहा है। ये आपके पास ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो टोटल करंट, सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। तो जो एंटर हो रहा है करंट इस ट्रांजिस्टर में वो बेस करंट और कलेक्टर करंट एंटर हो रहा है और जो लीव कर रहा है वो आपका मीटर करंट कर रहा है। तो इसलिए आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं चाहे आप पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, दोनों में करंट की इक्वेशन जो है वो यही आएगी, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। देख लेते हैं यहाँ पे पीएनपी में, देखें
सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। दो करंट लीव कर रहे हैं और एक करंट एंटर हो रहा है। इसमें इमिटर वाला करंट एंटर हो रहा है और बेस और कलेक्टर लीव कर रहे हैं, तो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई। तो इक्वेशन सेम आ रही है, ये आपकी करंट इक्वेशन है। जब भी ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास यही आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होगा, ठीक है। करंट इक्वेशन अभी आगे चल के ये करंट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ पे करंट पे जोर दे रही हूँ कि करंट्स क्या हैं, उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इसी को ही यूज़ करना है, मोस्टली हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है। जब भी हम बात करेंगे कि करंट इक्वेशन, ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन, तो फौरन हमारे जहन में क्या आना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये हमारी ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन है। सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। चाहे आप एन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, चाहे आप पी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, दोनों की करंट इक्वेशन यही होगी, ठीक है। ओके जी, अब ये वही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाया हुआ है। ये अब उसी जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, उसी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके हमने उसका देखना है कि बेस जो है उस पर ऊपर क्या आ रहा है, उसके ऊपर क्या होल्स हैं, ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, ये अब हमने यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये आपका बेस टर्मिनल है, ये ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को दिखाया हुआ है कि हमने बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाया है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाया है। बेस और इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में लगेंगे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है, ठीक है। इमिटर टर्मिनल है जो कि हाईली डोप्ड है एन से, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है, हाईली डोप्ड है एन से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। ये आपका बेस टर्मिनल है जो कि हाईली डोप्ड है पी से, इसमें होल्स की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, इस टर्मिनल पे इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करेंगे अंदर की तरफ। जैसे ही इन्होंने मूव किया अंदर की तरफ, इधर से होल्स की फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो होल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम एन टू पी। यहाँ से इनकी डायरेक्शन इस साइड पे मूव करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सारे मौजूद हैं। अब इस साइड पे क्या हो रहा है, ये आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इधर बेस में आए हैं, इधर इस इमिटर की वजह से बेस में आए हैं, बेस से आगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आई ई करंट हो गया आपका जो इधर जा रहा है, ये आपका आई बी करंट जो यहाँ से लीव कर रहा है, और ये आपका आई सी करंट जो यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो जाएगा, ठीक है। ये उसी करंट की डायरेक्शन को यहाँ प्रॉपरली शो किया गया है कि किस तरीके से करंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने मेजर करने हैं आगे ट्रांजिस्टर की वैल्यूज जब हमने फाइंड करनी है तो उस टाइम हमने इसके पैरामीटर्स को मेजर करना है। एक है हमारे पास डीसी बीटा, दूसरा है डीसी अल्फा। बीटा क्या है, बीटा बेसिकली आपका करंट गेन है। करंट गेन जो है वो गेन को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, ऐसे कह लें, ठीक है। आउटपुट टू इनपुट, या दोनों का हम डिफरेंस ले लें, डिफरेंस तो खैर नहीं कह सकते, रेशो ही कह सकते हैं। रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट इज इक्वल टू गेन जो है वो आउटपुट ओवर इनपुट। अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट गेन की बात करेंगे तो हम आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट की बात करेंगे, और अगर हम वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की बात करेंगे, अगर हम पावर गेन की बात करेंगे तो हम आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर की बात करेंगे। यानी भी कोई भी गेन आपने लेना है तो वो आउटपुट ओवर इनपुट की रेशियो ही होगी, चाहे वो करंट है, चाहे वो पावर है, चाहे वो वोल्टेज है, ठीक है। अब डीसी बीटा डीसी करंट गेन, ratio of the DC collector current to the DC base current IB is the DC beta, which is the DC current gain of the transistor। ये करंट ट्रांजिस्टर का DC करंट गेन है। बीटा DC इज इक्वल टू IC ओवर IB, IC ओवर IB। बीटा DC इज इक्वल टू IC ओवर IB। टोटल आपके पास इमिटर करंट होता है, तो ये जो है ये आउटपुट ओवर इनपुट की रेशियो है। कलेक्टर पे आप आउटपुट लेते हैं ट्रांजिस्टर की, और इनपुट जो दे रहे होते हैं वो हमेशा आप बेस पे दे रहे होते हैं। अभी तो हमने सिंपल एक बायसिंग सर्किट बनाया था, आगे चल के हमने जब इसके कंप्लीट सर्किट्स बनाने हैं जिसमें हम इसकी एनालिसिस कर रहे होंगे, डीसी और एसी एनालिसिस कर रहे होंगे, तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी
कि मैं ये जो बात कर रही हूँ कि इनपुट हम बेस पे दे रहे हैं और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, तो वो क्या बात है। बेसिकली मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम कॉमन मीटर सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें मीटर का टर्मिनल जो है उसको हम कॉमन कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और इनपुट हम उसको बेस उस सर्किट की को बेस से देते हैं, और आउटपुट हम उसकी कलेक्टर से ले रहे होते हैं। तो वहाँ से हमने डीसी बीटा लिया है, करंट गेन लिया है, बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, क्योंकि जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे उसकी आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे और इनपुट हम बेस पे देंगे। डीसी अल्फा, अल्फा भी करंट गेन है, डीसी अल्फा, अल्फा भी करंट गेन है, लेकिन किसका करंट गेन है, कॉमन बेस का, कि बेस टर्मिनल हमारा कॉमन है, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं और इनपुट हम इमिटर पे दे रहे हैं। ये आगे कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ये सारे सर्किट्स हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ अभी हमने यूज़ करने, इसलिए इन पैरामीटर्स को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। बीटा डीसी और अल्फा डीसी, बीटा डीसी कॉमन इमिटर सर्किट का करंट गेन है और अल्फा डीसी कॉमन बेस सर्किट का करंट गेन है। कॉमन बेस कॉमन है, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, इनपुट हम इमिटर पे दे रहे हैं और आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। तो अल्फा डीसी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई और बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है अभी के लिए, बाद में चल के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको डिटरमिन द बीटा डीसी एंड आई ई फॉर द ट्रांजिस्टर वेयर आई बी इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पेयर्स एंड आई सी इज इक्वल टू 3.65 मिली। अब यहाँ देखें बेस करंट जो है वो बहुत माइनर है, माइक्रोज में दिया हुआ है, और कलेक्टर करंट जो है वो मिली एम्पेयर्स में दिया हुआ है। कलेक्टर करंट और इमिटर करंट हमेशा आपको मिली एम्पेयर्स में दिए जाएंगे और बेस करंट हमेशा आपका माइक्रोज में होगा। कहीं अगर सर्किट में आपको वैल्यूज फाइंड करते हुए आपका बेस करंट जो है वो मिली एम्पेयर में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपकी सर्किट की वैल्यूज जो आपने फाइंड की है वो गलत फाइंड की है। बेस करंट हमेशा माइक्रोज में होगा, ठीक है। कलेक्टर करंट और इमिटर करंट जो है वो मिली एम्पेयर्स में होंगे। आपको यहाँ पे बीटा फाइंड करना है और आई ई फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, आई बी दिया हुआ है और आई सी भी दिया हुआ है। तो पहले आप बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी लिख रहे हैं, क्योंकि आपको आई सी और आई बी दिया हुआ है, तो आप पहले सबसे पहले बीटा ही फाइंड कर लें। बीटा इज इक्वल टू आई सी और आई बी, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आपने बीटा फाइंड कर लिया जो कि 73 आया है, ठीक है। इस तरीके से आपने टोटल, जब आपके पास आई सी और आई बी दो करंट मौजूद हैं, तो तीसरा करंट आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, करंट फाइंड करने की एक इक्वेशन, ये जो मैंने आपको करंट की इक्वेशन दी है, इसी से आप करंट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी तीसरा करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास आई ई और आई सी दिए हुए हैं तो आई बी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आई सी और आई बी दिया हुआ है तो आई ई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी तीसरा करंट आपने फाइंड करना हो, दो आपको गिवन हो, तो आप उससे इसी इक्वेशन से तीसरा करंट इक्वेशन से तीसरा करंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आई बी और आई सी मौजूद था, तो आप आई ई फाइंड कर सकते थे, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू 3.70 मिली एम्पेयर है। अब यहाँ देखें इमिटर करंट 3.70 मिली एम्पेयर है और कलेक्टर करंट 3.65 मिली एम्पेयर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेम, यानी दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 3.65 और 3.70। 3.65 को अगर हम राउंड अबाउट कर दें तो वो 3.7 के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आई सी और आई ई जो है वो तकरीबन बराबर होते हैं, और आई बी जो होता है वो बहुत माइनर करंट होता है, वो माइक्रोज में होता है, ठीक है, या नैनोज में होता है। अच्छा, यहाँ से एक और इक्वेशन जो है वो आपने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो मैंने यहाँ बता दी कि बीटा क्या है और अल्फा क्या है। इसी बीटा और अल्फा के रिलेशन से एक तीसरा रिलेशन आपने फाइंड करना है कि अगर आपके पास करंट्स नहीं दिए हुए, सिंपल अल्फा या बीटा दिया हुआ है, आपको नहीं पता कि आई सी क्या है, आई ई क्या है, आई बी क्या है, हाँ आपको बीटा दे दिया है, आपको कहा है कि बीटा डी सी इज इक्वल टू 100, बीटा आपके पास 100 है, फाइंड अल्फा, बीटा 100 है और अल्फा फाइंड करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे, करंट इक्वेशन आपके पास है आई ई इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ये जो मैं अभी आपको रिलेशन बता रही हूँ और ये जो इक्वेशन से मैं आपको बताने लगी हूँ कि बीटा और अल्फा कहाँ से, ये यहाँ पे मैंने इसको प्रूव नहीं किया हुआ, ये एक्चुअली आपकी बुक जो आपने फ्लाइट की अगर आपने बुक ली है या जो मैंने कॉपी आपको सेंड की है उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो उसमें देखिएगा कि बुक के एंड पे अपेंडिक्स बी में इसका पूरा प्रूफ जो है वो दिया हुआ है कि आपके पास अगर बीटा गिवन है तो आपने उससे अल्फा कैसे फाइंड करना है, और अगर आपके पास अल्फा गिवन है तो उससे बीटा कैसे फाइंड करना है। थोड़ा सा जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये आपके पास करंट इक्वेशन है। इस पूरी करंट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें आई ई से, ठीक है, पूरी करंट इक्वेशन को आपने आई ई से डिवाइड कर देना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आई ई ओवर आई ई इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई ई, ठीक है। ये हिंट मैंने आपको दिया इस वजह से कि इससे आगे आपने खुद इसको सॉल्व करना है,
जब आप ये आई से आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल करंट आपका इमीटर करंट है, इसलिए इसको टोटल करंट से डिवाइड कर रही हूँ मैं, आई से डिवाइड किया, आई सी से नहीं डिवाइड किया। टोटल करंट आपका जो मैक्सिमम करंट है वो आपका आई करंट है। तो इस करंट इक्वेशन को आप आई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई ई। ठीक है, आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई बी, यहाँ भी आपके पास 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये जो है तकरीबन ये भी 1 के इक्वलेंट हो गया, 1 प्लस आई बी ओवर आई ई। तो आई ई को आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अगर आई सी रखें तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में आ रही है, आई सी ओवर आई बी। ये जो है ये आई सी ओवर आई बी है, तो यहाँ आपके पास आई बी ओवर आई सी आ रहा है, इसको आप 1 ओवर बीटा डी सी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर बीटा डी सी आ गया। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आप फिर इसका अल्फा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास बीटा दिया हुआ है तो आप उससे अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास अल्फा दिया हुआ है तो उससे आप बीटा फाइंड कर सकते हैं। करंट्स नहीं भी दिए हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखें अल्फा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई है, यहाँ भी आपके पास आई सी ओवर आई आ रहा है, तो इसको आप 1 कंसिडर ना करें तो आप यहाँ देखें आई सी ओवर आई आपके पास अल्फा के इक्वलेंट है, तो यहाँ पे इसको अल्फा पुट करें, अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जो चीज़ अगर आपको बीटा फाइंड करना है तो बीटा को बाहर रख लें, और अगर आपको अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को बाहर रख के उसकी इक्वेशन फाइंड करें और उससे फिर आगे इसकी वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे इसके अब हम इसकी बायसिंग करने लगे हैं, या ऐसा कहने कि अब हम सबसे पहले इसकी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, जो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, जो पैरामीटर्स हमने फाइंड करने हैं, उन पैरामीटर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स बेस, इमीटर और कलेक्टर हैं। 3 टर्मिनल्स हैं, तो इन तीनों टर्मिनल के अक्रॉस हमने करंट फाइंड करना होता है। इसको हम आई बी का नाम देते हैं, ये हमारे पास आई सी है और ये हमारे पास आई ई है। ये देखें यहाँ पे आई बी, आई ई और आई सी, डी सी बेस करंट, डी सी इमीटर करंट, डी सी, अच्छा यहाँ पे साथ में मैंने डी सी मैंशन किया है, डी सी डायरेक्ट करंट हम फाइंड कर रहे हैं इसका, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है। उस करंट के जो नोटेशन है आई, उसको भी कैपिटल में लिखा है, उसके डिनोमिनेटर में जो बी है उसको भी मैंने कैपिटल में लिखा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आप डीसी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, इसके आप डीसी एनालिसिस करने लगे हैं अब आप। ठीक है, तो आप 3 तरह के करंट्स इसके फाइंड करेंगे, आई बी, आई ई और आई सी। बेस करंट, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट फाइंड करेंगे। इन तीनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, बेस, इमीटर, कलेक्टर के अक्रॉस आप तीनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस भी फाइंड करेंगे, जिसको आप वी बी, वी सी और वी ई का नाम देंगे। ठीक है, वी बी ये वोल्टेज वी बी है, यहाँ पे वी ई है, और ये वी सी वोल्टेज है। तीनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी वी बी, वी सी और वी ई हो। इसी तरीके से बेस इमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज है उसको आप वी बी ई का नाम देंगे। कलेक्टर और बेस के दरमियान जो वोल्टेज है उसको आप वी सी बी का नाम देंगे। कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसको आप वी सी ई का नाम देंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के राउंड अबाउट ये देखें यहाँ जो तीनों वोल्टेजेस आ रही हैं ये भी आपने फाइंड करनी है। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं जिनको हम वी बी, वी सी और वी ई का नाम दे रहे हैं वो भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आपको अब टोटल 9 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, यहाँ मैंने 6 लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल आपको 9 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। 3 आपने करंट्स फाइंड करने हैं और 6 आपने वोल्टेजेस फाइंड करनी है। करंट कौन कौन से हैं? आई बी, आई सी हैं, और वोल्टेज जो है आपकी वो वी बी, वी सी, वी ई, और उसके साथ साथ आपकी वी बी ई, वी सी बी और वी सी ई वोल्टेजेस हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेजेस भी डिफाइन की हुई हैं, उनकी पोलैरिटीज़ भी शो की हुई हैं, जो मैंने बायसिंग वोल्टेजेस लगाई हुई हैं उसकी पोलैरिटीज़ भी शो की हुई हैं, और बायसिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, जो बेस टर्मिनल पे या बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज कर रही है उसको हमने वी बी बी का नाम दिया है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कर रही है तो उसको वी सी सी का नाम दिया है। इसकी पोलैरिटीज़ यहाँ पे शो हुई हैं, यहाँ भी इसकी पोलैरिटीज़ शो हुई हैं, अंदर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस में इसकी पोलैरिटीज़ शो हो रही हैं कि जो आप वी बी ई फाइंड कर रहे हैं, वी सी ई फाइंड कर रहे हैं या वी सी बी फाइंड कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन वोल्टेजेस को फाइंड करते हैं और इन करंट्स को भी फाइंड करना है। सबसे पहले बात, बेस इमीटर जंक्शन आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। अगर बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस की तो कंडीशन हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस तभी होता है जब डायोड को 0.7 वोल्ट मिलता है, तो तभी वो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अगर हम बेस इमीटर जंक्शन की बात करें या इस डायोड नीचे वाले डायोड की बात करें तो ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका मतलब है कि बेस इमीटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में है तो बेस इमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी बी ई कितना है, 0.7 वोल्ट है। ठीक है,
तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एक वोल्टेज फाइंड कर ली, वी बी ई इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ये हमेशा 0.7 वोल्ट ही रहेगी। आगे आप जहाँ भी यूज़ करेंगे, जैसे वी बी ई का नाम आएगा तो आपने डायरेक्ट 0.7 वोल्ट ले लेनी है। ये नहीं होना कि उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें कि बेस वोल्टेज पे बेस वोल्टेज क्या है, कलेक्टर पे वोल्टेज क्या है, मीटर पे क्या है, तो वहाँ से आप वी बी ई फाइंड करें। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट वी बी ई 0.7 वोल्ट लिख देना है कि ये हमारे पास वी बी जो है वो 0.7 वोल्टेज है। अब नेक्स्ट हमने अगर फाइंड करना है आगे इसका वी बी ई, हमने वी बी ई फाइंड कर लिया कि 0.7 वोल्टेज है। करंट्स भी हमने फाइंड करने हैं और साथ में इसके आगे हमने वोल्टेजेस जो है सारे वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो केवीएल लगाएंगे हम बाय अप्लाइंग केवीएल इन दिस लूप। ये हमारे पास लूप जो बन रहा है, एक हमारे पास ये लूप बन रहा है, एक हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लूप बन रहा है इसमें हम केवीएल लगाएंगे। ये हमारे पास आरबी रेजिस्टेंस है, ये बेस एमिटर जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये हमारे पास बायसिंग बैटरी है जो हमने लगाई हुई है, यहाँ पे वीवीबी बैटरी लगाई हुई है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, जो बायसिंग वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट कर लें, रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर लें, यहाँ इस टर्मिनल से स्टार्ट कर लें, आपको पोलैरिटीज दी हुई है, आप किसी भी पॉइंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसको आप पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव कंसिडर कर लें, नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव कंसिडर कर लें। जो एक पोलैरिटी आपने इसको देनी है देनी, और उसके हिसाब से बाकियों को फिर देखें। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये आपका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो बैटरी की पोलैरिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से हम बाकी पोलैरिटीज़ को रखते हैं। ये हमारी बैटरी जो है वो यहाँ से अगर इसको देखें, इसका स्टार्ट जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके बाद जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, वी आर बी आपकी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, वी आर बी दिस वी आर बी प्लस वी बी ई, और ये आगे ये इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है माइनस वी बी बी। ठीक है, वी आर बी प्लस वी बी ई और माइनस वी बी बी, या अगर हम देखेंगे सम ऑफ द वोल्टेजेस एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस लिविंग द जंक्शन, तो उसके हिसाब से देखें तो हमारी जो आ रही है इक्वेशन आ रही है वो क्या बन रही है, वी आर बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई। ठीक है, वी आर बी क्या है, इस रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी आर बी का नाम देंगे। अब यहाँ देखें आर बी, ये आपकी लीनियर रेजिस्टेंस लगी हुई है, आपने खुद से लगाई है एक रेजिस्टेंस, इसमें आर भी कैपिटल है और बी भी कैपिटल है। चाहे आप डीसी एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आप एसी एनालिसिस कर रहे हो, जो लीनियर कंपोनेंट्स आपने खुद से लगाए हैं, जो कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, उनकी वैल्यूज जो आप जब आप लिखेंगे तो उनको हमेशा कैप्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, ये लीनियर रेजिस्टेंस खुद से आपने लगाई हुई है जिसको हमने आर बी का नाम दिया। यहाँ पे ये लीनियर रेजिस्टेंस लगी हुई है आर सी, ये भी आपने लगाई हुई है, तो ये क्या है कि आर सी और आर बी जो आपने लिखे हुए ये कैपिटल्स में लिखे हुए हैं। लीनियर रेजिस्टेंस की वैल्यूज जब आप लिखेंगे तो वो उसको आप उसकी जो नोटेशन होगी उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। जैसे ये आर बी है, आर सी है, या वी बी बी और वी सी सी है, तो ये कैप्स में लिखे हुए सारे। ठीक है, तो वी आर बी इज इक्वल टू आई बी आर बी है, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आर बी बेस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आई बी आर बी है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आई बी आर बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई है। यहाँ से आप आई बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी। ठीक है, तो आपके पास एक करंट आ गया, आपके पास अब दो वैल्यूज इस टाइम आ गई, एक आपके पास वी बी ई आ गई है और एक यहाँ इस इक्वेशन से आपके पास आई बी आ गया है। ये देखिए जी, आई बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई ओवर आर बी, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, करंट, एक करंट निकाल लिया, एक वोल्टेज आपने निकाली। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या क्या आपके पास मौजूद है। वी बी ई 0.7 वोल्ट पता है हमें, वी बी बी बायसिंग वोल्टेज आपने खुद से लगाई है तो जाहिर है इसकी वैल्यू भी आपको पता होगा कि आपने 5 वोल्ट की लगाई है, 4 वोल्ट की लगाई है, 10 वोल्ट की लगाई है। आर बी लीनियर रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इस इक्वेशन में कुछ भी आपको फाइंड नहीं करना पड़ना। ठीक है, जस्ट इक्वेशन आपने फाइंड की, फिर आपने यहाँ वैल्यूज पुट करके आई बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जो भी आएगी माइक्रोस में वो आई बी की वैल्यू होगी। वोल्टेज एट द कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब हमने VCE फाइंड करना है, वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड टर्मिनल तो मीटर का टर्मिनल है, यही ग्राउंड है, तो
तो इसके हिसाब से हमने VCE फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे ये वाला लूप यूज़ करेंगे, इस लूप की इक्वेशन यहाँ पे KVL लगाएंगे इस साइड पे VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ से देख लूँ, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। VCC गिवन है माइनस ICRC जो आपकी कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है, उसको मैंने ICRC कहा है। यहाँ पे VRC यहाँ पे लिखा हुआ है VRC, इसी को मैंने कहा है ICRC। VRC यहाँ पे ये भी चीज़ भी मेंशन होगी कि VRC इक्वल टू ICRC के इक्विवेलेंट है। VCE आपको फाइंड करना है। आपको नहीं पता कि कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस, कलेक्टर टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू इमीटर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है इसकी वोल्टेज क्या है, VCE क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप VCE फाइंड करेंगे, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस VRC या ICRC। VRC इज इक्वल टू ICRC है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में VRC की वैल्यू पुट करेंगे तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC हो जाएगा। ठीक है, तो VCE आपने फाइंड करना है, VCC आपको गिवन है, RC आपको गिवन है, IC आपको नहीं पता। IC आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, बीटा DC से। बीटा DC इज इक्वल टू IC ओवर IB के इक्विवेलेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये हमारे पास देखिए कॉमन मीटर टर्मिनल है, मीटर टर्मिनल जो है वो कॉमन है, ग्राउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख के यहाँ से आपने देखना है कि जी बीटा DC, हाँ बीटा DC आपको फाइंड किया जा सकता है इसका। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। बीटा आपको गिवन होगा, बीटा की वैल्यू आपको दी होगी कि 50 है, 100 है, 90 है, 70 है, जो भी आपको दी होगी वैल्यू, बीटा की वैल्यू आपको दी होगी। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB लिख के आपने IC फाइंड कर लेना है वहाँ से, क्योंकि बीटा गिवन है। IB अभी आपने इस इक्वेशन से ये फाइंड किया है IB आपने, ठीक है, तो यहाँ से IB की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे तो IC आपके पास मिल जाएगा आपको। तो ये IC की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास VCE आ जाएगा। VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC आपने फाइंड कर दिया। ठीक है, VBE भी फाइंड हो गया, VCE भी फाइंड हो गया, IC भी फाइंड हो गया। दो करंट आपने फाइंड कर लिए इस टाइम तक। IC इज इक्वल टू बीटा DC IB, आपके पास एक करंट IC आ गया, एक करंट IB आ गया। अगर दो करंट्स आ गए हैं तो तीसरा करंट आप फाइंड कर सकते हैं IE इज इक्वल टू IC प्लस IB से। ठीक है, मैंने कहा था आपको पहले भी कि जब दो करंट्स आपके पास आ जाएंगे तो तीसरा करंट ऑटोमेटिकली आप उन दोनों करंट्स को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट इक्वेशन। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB है। IC आपने फाइंड कर लिया बीटा DC IB से, IB आपको यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से आप तीसरा करंट IE फाइंड कर लेंगे। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरा करंट IE आ जाएगा। तीन आपके पास, तीनों करंट्स आपने फाइंड कर लिए। वोल्टेजेस आपके पास VBE 0.7 वोल्ट आपने फाइंड कर ली थी, VCE इस इक्वेशन से आपने फाइंड कर ली। दो वोल्टेजेस आ गई, तीसरी वोल्टेज जो थी वो आपकी VCB थी, कलेक्टर बेस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज थी, वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स बायस बेस कलेक्टर जंक्शन, VCB। अब हमने इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, इस पूरे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हमने लूप चलाना है और हमने VCB फाइंड करना है। यहाँ से देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे इसी तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और फिर इसके हिसाब से ये वाला टर्मिनल जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इक्वेशन को चलाएं तो चला सकते हैं कि VBE प्लस VBE, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है और अगला माइनस आ रहा है, माइनस प्लस है, तो ये प्लस VBE माइनस VCE एड प्लस VCB। ठीक है, ये फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस, ये अगला माइनस से स्टार्ट हो गया, ये अगला फिर प्लस से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों की पोलैरिटी सेम होंगी, VBE और VCB की पोलैरिटी सेम होगी और VCE की डिफरेंट होगी। तो यहाँ से आप, क्योंकि आपके पास VBE भी मौजूद है, VCE भी मौजूद है, तो आप यहाँ से VCB फाइंड कर लेंगे। दिस VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE। जो इक्वेशन मैंने अभी बनवाई, मैंने कहा कि VCB और VB इन दोनों की पोलैरिटी सेम है और VCE की डिफरेंट है। ठीक है, तो VCB प्लस VBE माइनस VCE ये हो जाएगा। यहाँ से आप VCB बाहर निकाल देंगे, VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VB, तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी VCB की, VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VB। ठीक है, तो जो यहाँ पे अभी पिछली स्लाइड में देखें, पिछली स्लाइड में जो ये 6 पैरामीटर्स लिखे हुए थे, ये 6 पैरामीटर्स अब हमने फाइंड कर लिए हैं। IB भी फाइंड कर लिया, IE भी फाइंड कर लिया, IC भी फाइंड कर लिया और ये तीनों वोल्टेजेस, वोल्टेज एट बेस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू इमिटर। ठीक है, इस VBE को हम कैसे बोलेंगे, वोल्टेज DC वोल्टेज एट बेस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू इमिटर, DC वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस, DC वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इमिटर। ठीक है, तो ये आपने तीनों वोल्टेजेस फाइंड कर ली।
ये टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस नहीं है, ये दो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज है। एक सिंगल टर्मिनल के अक्रॉस अगर वोल्टेज होगी, अगर हम सिंपल बेस की बात करते हैं कि डिफाइंड वोल्टेज एट बेस टर्मिनल, तो इसका मतलब है कि आपको सिंपल वी बी फाइंड करना है, वी बी ई नहीं फाइंड करना, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द वोल्टेज एट कलेक्टर टर्मिनल, तो आपको वी सी फाइंड करना है, वी सी ई या वी सी बी नहीं फाइंड करना, ठीक है। तो ये आगे भी चल के मैं बताती हूँ कि वी बी वी सी और वी ई कैसे आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, ये आपने यहाँ ये चीज़ें फाइंड कर ली, ये 6 चीज़ें जो अभी यहाँ पे गिवन थी वो आपने फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए वी बी बेस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, वी ई इमिटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, और यहाँ पे वी सी कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। इसी सर्किट को देखें अगर आप, तो इमिटर का टर्मिनल देखें, इमिटर का टर्मिनल आपका ग्राउंड है, तो इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वी ई, वो क्या होगी, ऑफकोर्स वो जीरो होगी। वी ई इज इक्वल टू जीरो वोल्टेज। तो एक वोल्टेज हमने फाइंड कर ली। आप इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास वोल्टेज है वी बी ई, जिसको आपने कहा कि ये 0.7 वोल्ट है। जो आपके पास वी बी ई के डिनोमिनेटर में बी और ई लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे वी बी ई, ये एक्चुअली बेस और इमिटर वोल्टेज, बेस और इमिटर टर्मिनल की जो वोल्टेजेस हैं उन दोनों का डिफरेंस है। इसको हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई, ठीक है। अच्छा, बेस इमिटर की हम बात कर रहे थे वी बी ई की, तो दिस वन इज इक्वल टू वी बी ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई। तो वी बी ई 0.7 वोल्ट है, वी बी आपको फाइंड करना है, वी ई टर्मिनल जो है वो आपका 0 वोल्टेज पे है, तो आपके पास वी बी जो आ जाएगा वो भी 0.7 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वी सी बी जब आप फाइंड करेंगे तो वी सी माइनस वी बी लिखेंगे इसको, वी सी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी। तो वी बी भी आपने फाइंड कर लिया, वी सी बी भी आपने इक्वेशन से फाइंड कर लिया, तो यहाँ से आप वी सी कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करें। इसी तरीके से वी सी ई जो है, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ई के इक्वलेंट है, तो वी सी आपको नहीं पता, कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस, ये कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो यही वोल्टेज है जो इस कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगी, वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी, ठीक है। कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो यही होगा जो यहाँ पे ये वोल्टेज है, तो वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी के इक्वलेंट होगा। बल्कि आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास बैटरी भी लगी हुई है, तो वी सी कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस टोटल वोल्टेज में से माइनस होके आएगा। टोटल वोल्टेज अगर आपके पास 10 है और कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस, कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी 5 वोल्ट ड्रॉप हुई है, तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी लिखेंगे, ठीक है। यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आपकी 5 होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ना इसको साथ में इसके पॉइंटर वगैरह ऑन करके, तो मैं इसको साथ में इसके आपके लिख के भी आपको बता दूंगी कि ये क्या है, बेस मीटर कैसे फाइंड करना है, बेस कलेक्टर कैसे फाइंड करना है, कलेक्टर मीटर के जो है उससे हम कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने फाइंड करनी है उसको किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।